नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। रेमिटेंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर भारत। कोविड के बाद से हुआ है इजाफा। देश की जीडीपी में 3.3% हिस्सा है रेमिटेंस का। त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने घोषित की स्टेट इमरजेंसी। हत्याओं के मामले में लैटिन अमेरिका में नंबर 1 बना ये देश। इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड के चलते हो रहे हैं मर्डर्स। और क्वाड विदेश मंत्रियों की हुई बैठक। इंडो पैसिफिक को लेकर दोहराई गई प्रतिबद्धता। क्वाड को एशियन नाटो कहते हैं आलोचक। आइए शुरू करें। बीते हफ्ते विश्व बैंक ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। आर्टिकल के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 129.1 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस यानी प्रेषण हासिल किया है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल रेमिटेंस में भारत की हिस्सेदारी 14.3% रही है। इन आंकड़ों के साथ भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर आता है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर है मैक्सिको और तीसरे नंबर पर है चीन। देखिए, रेमिटेंस से मतलब प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन से है। भारत से जो लोग कामकाज के सिलसिले में बाहर यानी दूसरे देशों में चले जाते हैं, वे अपने परिवार के लोगों को या कई बार भारत में निवेश के मकसद से धन भेजते हैं। इस धन को रेमिटेंस यानी प्रेषण कहा जाता है। रेमिटेंस अक्सर विकासशील देशों में परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और रेमिटेंस हासिल करने वाले देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। रेमिटेंस के मामले में 2000 के बाद भारत का हिस्सा एक आध साल को छोड़कर 10% से ऊपर ही रहा है। कोविड महामारी के बाद से भारत के शेयर में इजाफा ही हुआ है। देखिए, भले ही भारत दुनिया में रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन जीडीपी में रेमिटेंस का कोई खास योगदान नहीं होता। 2024 में जीडीपी में रेमिटेंस की हिस्सेदारी 3.3% ही है, जबकि 2024 में नेपाल की जीडीपी में रेमिटेंस की हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है। ऐसे ही ताजिकिस्तान, निकारागुआ, लेबनान, समोआ, होंडुरास और टोंगा की जीडीपी में रेमिटेंस की हिस्सेदारी 25% से ऊपर है। यूपीपीएससी की 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल भी पूछा गया था। सवाल था, सूची 1 में देशों के नाम दिए गए थे और सूची 2 में वर्ष 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम के अनुसार दर्शाया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मैक्सिको, उसके सामने लिखा था प्रथम, चीन उसके सामने लिखा था द्वितीय, भारत उसके सामने लिखा था तृतीय और फिलीपींस लिखा था चतुर्थ। और कूट दिया गया था ABCD 4-1-2-3, 3-4-2-1, 2-3-1-4 या फिर 1-2-3-4। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की एक बैठक संपन्न हुई थी। मौका था क्वाड सहयोग की 20वीं वर्षगांठ का। इस मौके पर भारत समेत क्वाड के अन्य देशों ने एक बार फिर से एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की प्रतिबद्धता को दोहराया। क्वाड के देशों ने एक ऐसे इंडो पैसिफिक की बात कही है जो शांतिपूर्ण हो, समृद्ध हो और स्टेबल हो। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इंडो पैसिफिक क्या है। द डिप्लोमेट में छपे लेख के मुताबिक दुनिया के मानचित्र को समझने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला है भौगोलिक सीमांकन। इसमें सीमा का निर्धारण जमीन और पानी, पठार और प्रायद्वीप, समुद्र और महासागरों के जरिए किया जाता है। और दूसरा तरीका है राजनीतिक सीमांकन। इसमें सीमाओं का निर्धारण महाद्वीपों और देशों, द्वीपों और टेरिटोरियल सीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जरिए किया जाता है। तीसरा तरीका है कल्पना। इसमें मानसिक संकल्पना के जरिए पहले वाले दोनों तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक एक ऐसी ही मानसिक संकल्पना है। इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जुड़े हुए क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। इसका विस्तार अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के पश्चिमी तट तक है। हालांकि इस पर विवाद भी है। आइए अब जानते हैं क्वाड क्या है। क्वाड समान सोच वाले लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका मकसद एक फ्री, ओपन और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन सुनिश्चित करना है। क्वाड सहयोग की शुरुआत की जड़ें 2004 से मानी जाती हैं, जब हिंद महासागर में भयानक सुनामी और भूकंप आया था। तब इन 4 देशों से आपदा में सहायता करने के मकसद से एक स्थानीय कोर ग्रुप गठित किया गया था। इसी को मानते हुए 2024 में इसके 20 साल पूरे होने की वर्षगांठ बनाई जा रही है। लेकिन हम वर्तमान में जिस क्वाड को देखते हैं उस रूप में इसे 2007 में गठित किया गया था।
बताते हैं कि इस बैठक के बाद जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड को डिफाइन किया। इसीलिए माना जाता है कि क्वाड की संकल्पना शिंजो आबे के द्वारा दी गई थी। हालांकि 2008 में चीन के दबाव के चलते ये पहल लगभग खत्म सी हो गई थी। चीन ने आर्थिक प्रतिबंधों की धौंस दिखाते हुए इस पहल को अपने फॉर्म में आने से पहले ही खत्म करा दिया था, लेकिन 2017 में इस ग्रुप को रिवाइव किया गया। इस बार इसे चीन की आक्रामक विदेश नीतियों और वैश्विक सुपर पावर के तौर पर स्थापित होने की चिंताओं के चलते गठित किया गया था। इसके बाद 2021 में इस रिवाइव्ड क्वाड का पहला औपचारिक सम्मेलन वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। क्वाड के आलोचक इसे एशियन नाटो की संज्ञा देते हैं, लेकिन नाटो की तरह क्वाड एक औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें शिखर सम्मेलन, सूचना का आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये इमरजेंसी क्रिमिनल ग्रुप्स द्वारा किए जा रहे मर्डर्स की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते घोषित की गई है। इमरजेंसी घोषित होने से पुलिस को बिना वारंट अरेस्ट करने और सर्च करने की शक्ति हासिल हो जाती है। देश में 2024 के दिसंबर में 61 हत्याएं दर्ज की गई हैं, जिससे 2024 में हत्याओं की कुल संख्या 623 हो गई है, जो कि 2023 में दर्ज 577 और 2022 में हुई 599 हत्याओं से कहीं ज्यादा है। पूरे कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा हत्याओं की दर इस देश में दर्ज की गई है। इनमें भी ज्यादातर मर्डर्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिम्मेदार है। ज्यादातर मर्डर के मामले इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड से जुड़े हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब त्रिनिदाद एंड टोबैगो में मर्डर की वारदातों के चलते इमरजेंसी की घोषणा हुई हो। साल 2011 में भी इन्हीं मामलों के चलते इमरजेंसी घोषित की गई थी। आपको बता दें कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैरेबियन सागर में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये देश अपना मैरीटाइम बॉर्डर बारबाडोस, ग्रेनेडा, गुयाना और वेनेजुएला से साझा करता है और ये देश उत्तर में कैरेबियन सागर, दक्षिण में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में गल्फ ऑफ परिया से घिरा है। इस साल की शुरुआत में केरल में स्टेलेरिया वंश की एक पादप प्रजाति की खबर आई थी। अब रिसर्चर्स ने पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में इसी जीनस के एक अन्य मेंबर की पहचान की है। इसे पश्चिम बंगाल राज्य के नाम पर स्टेलेरिया बंगालेंसिस नाम दिया गया है। केरल की नेल्लियाम्पथी पहाड़ियों में मिली प्रजाति को स्टेलेरिया मैक्लिंगटोकिया नाम दिया गया है। भारत में स्टेलेरिया की तकरीबन 22 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आपको बता दें, स्टेलेरिया या चिकवीड कैरियोफिलेसी परिवार का एक सालाना फूल वाला पौधा है। यह यूरेशिया का मूल निवासी है। यह दुनिया भर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह बंजर भूमि, खेत और बागीचों में खरपतवार के तौर पर उगता है। इसे चिकन वॉट और विंटर वीड जैसे नामों से भी जाना जाता है। चिकवीड पूरी तरह से खाने योग्य है। इसकी पत्तियों से लेकर इसके तने तक सबको खाया जा सकता है। इसे सलाद, सैंडविच या स्मूदी में कच्चा खाया जा सकता है। यह विटामिन ए, सी, डी, बी कॉम्प्लेक्स और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक जैसे खनिजों से भरपूर है। चिकवीड का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में कई बीमारियों के लिए किया जाता रहा है। इसे अक्सर एक्जिमा, चकत्ते और कीड़े के काटने जैसी त्वचा की स्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं, सांस संबंधी बीमारियों में होता है। इसके पौधे में सैपोनिन, फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल अंतरिक्ष से आने वाली वीक रेडियो वेव्स को इकट्ठा करने, उन्हें फोकस करने और एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी जानकारी का विश्लेषण किया जा सके।
यह टेलीस्कोप हमें तारों, आकाशगंगाओं, ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्षीय बॉडीज से आने वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन्हें हमारे सौर मंडल के ग्रहों से रेडियो तरंगे भेजने और वापस प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। मिस्र ने हाल ही में बताया कि उसने स्वेज नहर के दक्षिणी हिस्से में 10 किलोमीटर लंबे नए चैनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण के दौरान 2 जहाजों ने बिना किसी समस्या के नए हिस्से से यात्रा की। इस मार्ग पर शिपिंग पर जलधारा के प्रभाव को कम करने और जलमार्ग की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नया विस्तार नहर की क्षमता में 6 से 8 जहाजों का और इजाफा करेगा, जिससे इसका महत्व बढ़ जाएगा। वहीं नवीनतम विस्तार से स्वेज नहर के 2 तरफ के हिस्से की कुल लंबाई 72 किलोमीटर से बढ़कर 82 किलोमीटर हो गई है, जिससे यह नहर अब 193 किलोमीटर लंबी हो गई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जो कि यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यह जलमार्ग विश्व के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। बोस्निया के पारंपरिक प्रेम गीत सेवडालिंका को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है। यह गीत 16वीं शताब्दी का है और यह दक्षिण स्लाविक की मौखिक कविता और ऑटोमन संगीत से मिलकर बना होता है, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना में अधिक लोकप्रिय है। सेवडालिंका की प्रस्तुतियों में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ल्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। इस गीत को पारिवारिक समारोहों में पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया और गाया जाता है। दक्षिण स्लाविक एक जातीय और भाषाई समूह को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में निवास करते हैं। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य के किनारे के क्षेत्रों में मानव प्राणी संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग ने एंटी डेप्रेडेशन स्क्वाड्स गठित किए हैं। इन स्क्वाड्स का मकसद किसानों की फसलों को बचाना और जंगली जानवरों द्वारा होने वाली जान माल के नुकसान को कम करना है। इन स्क्वाड्स के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें उन्हें हाथी, गैंडे, जंगली सुअर, भैंस और सियार जैसे जानवरों से बचाव के तरीके सिखाए गए। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य गुवाहाटी, असम के पूर्वी क्षेत्र में है और इसे 1971 में आरक्षित वन तथा 1998 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य में राजमायोंग रिजर्व फॉरेस्ट और पोवितोरा रिजर्व फॉरेस्ट शामिल है। ध्रुव एनजी पिछले कुछ समय से खबरों में है। यह 5.5 टन वजन वाला एक मल्टी रोल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जो दिन और रात दोनों में ऑपरेट किया जा सकता है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित किया गया है। यह 2 स्वदेशी शक्ति इंजनों से संचालित होता है और इसमें ONGC के ऑफशोर ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए AS4 यानी एप्लीकेबिलिटी स्टेटमेंट अनुकूल सिस्टम भी लगाए गए हैं। दरअसल ONGC ने पवन हंस लिमिटेड को 4 हेलीकॉप्टरों के लिए ठेका दिया था। इन हेलीकॉप्टरों का अधिकतम वजन 7000 किलोग्राम और न्यूनतम 11 सीटें तथा पायलट के लिए 2 अतिरिक्त सीटों के साथ व्यवस्था थी। यह ONGC के संचालन में 10 साल तक काम करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने समुद्र के ऊपर बने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। 37 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 77 मीटर लंबे ग्लास ब्रिज से पर्यटक दोनों स्थलों के बीच आसानी से चल सकते हैं और साथ ही समुद्री दृश्य भी देख सकते हैं। इसका उद्घाटन तिरुवल्लुवर प्रतिमा की स्थापना के रजत जयंती समारोह के दौरान किया गया, जिसका उद्घाटन 1 जनवरी 2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री M करुणानिधि द्वारा किया गया था। तिरुवल्लुवर प्रतिमा 133 फीट ऊंची है, जो तिरुकुरल के 133 अध्यायों का प्रतीक है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साल 2024 में रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन के मामले में भारत नंबर 1 पर है। कोविड महामारी के बाद से भारत के रेमिटेंस में लगातार कमी दर्ज की गई है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। अगला प्रश्न है, पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मेघालय। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच राजस्थान में किया गया था। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है केवल दूसरा कथन सही है, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है।
चलिए, इस तरह 2024 से विदा लेते हैं, मिलते हैं नए साल में। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। अब मुलाकात होगी 2 जनवरी को। नमस्कार।